Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of the fundamental unit of life. Okay, fundamental unit of life. अब फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा मोशन के बारे में, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा मैटर के बारे में, और अब बायो में पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सेल के बारे में, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। क्योंकि इफ यू सी, और हमने देखा भी था कि हमारे यूनिवर्स में मेनली क्या चीज है, एक मैटर है और एक एनर्जी है। ये फिर हमने मैटर चैप्टर को पढ़ा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, और ये देखा कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज मैटर। मींस वो लिविंग थिंग भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ये इसके बारे में डिटेल हम 10th में पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। अब इसमें अगर हम देखें लिविंग थिंग में, ठीक है, लिविंग थिंग में अगर देखें तो ये नॉन लिविंग से कैसे अलग है। एक सबसे बेसिक चीज अगर आप देखें तो इसके पास क्या है? लाइफ है। इसके पास क्या है? लाइफ है। तो इसका मतलब ये जो लिविंग थिंग है, जो ये लिविंग बीइंग है, इसके पास कुछ अलग तो है जो इसको लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, और वो चीज, वो स्ट्रक्चर नॉन लिविंग थिंग में नहीं है, जिसकी वजह से उसके पास लाइफ नहीं है। ठीक है, अब यहां पे और आगे समझते हैं इसको। अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो क्या लिविंग थिंग के पास एटम होता है? हाँ होता है। क्या नॉन लिविंग थिंग के पास एटम होता है? हाँ होता है। क्या लिविंग थिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ होते हैं। क्या नॉन लिविंग थिंग में मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ होते हैं। आप देखो, आपके पास एयर है, इसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग में कुछ खास मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। ये सब कहां मिलता है हमें? सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग मैटर जिसके पास लाइफ होती है, वहीं पे दिखता है। आपको पहाड़ों में नहीं दिखेगा, आपको प्लास्टिक में ये नहीं दिखेगा, आपको मेटल्स में ये नहीं दिखेगा, जो नॉन लिविंग है उसमें नहीं दिखेगा। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ इसी में पाए जाते हैं, और ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में रीअरेंज करके अलोंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स ऐसा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल। और ये नॉन लिविंग में नहीं होता। और ये सेल जब बन के रेडी हो जाता है, दिस गिव्स व्हाट? अ लाइफ। इसका मतलब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग बीइंग है, एक लिविंग थिंग है, उसके पास लाइफ है, तो वो सेल की वजह से। और अगर सेल होगा तो लाइफ होगी। So that's why we can say that the cell is the basic unit of life, or cell is the fundamental unit of life. बात समझ में आ गई? Fundamental unit of life. Got the point? तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसीलिए एक और डेफिनेशन हम बात करते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशंस हैं जो हम इसको अभी एलैबोरेट करेंगे। हमने अभी ये देखा व्हाई द सेल इज द, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख रहे थे, टाइटल को समझ रहे थे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज व्हेन देयर विल बी अ सेल देन देयर विल बी अ लाइफ। ओके, और ये जो बेसिक और फंडामेंटल है, ये क्या है, ये इन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो जैसे एक जो वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है, ब्रिक की बनी होती है, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, सेल का बना होता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, वेदर इट इज यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अगर वो एक ही सेल का बना हुआ है, सॉरी एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, तब भी वो सेल का ही है, मतलब सेल का ही वो बना हुआ है। और अगर एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, तो हमारे अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर हमें बना रहे। तो इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल की वजह से होता है, जैसे एक वॉल ब्रिक की बनी होती है, वैसे एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। सो दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या बोल रहे हैं, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक ऑर्गेनिज्म है, मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा फंक्शन है, मैं इस पेन को होल्ड किया हुआ, ये मेरा फंक्शन है, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं खाने को, ये मेरा फंक्शन है, मैं देख पा रहा हूं, ये एक फंक्शन है, मैं स्मेल कर पा रहा हूं, ये एक फंक्शन है कि नहीं? आप मेरे लेक्चर को इस वक्त लाइव सुन रहे हो, ये एक फंक्शन है आपका। बात समझ में आ रही है? यस काब? ओके, ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। तो ये जो बॉडी का फंक्शन होता है, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो जो सेल है, ये जो सेल है, ये फंक्शन कर रहा है, तभी जो बॉडी है वो फंक्शन कर रही। मतलब मैं इस पेन को होल्ड कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे मसल के जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, इसी वजह से मेरा ये हैंड फंक्शन कर रहा है। मैं देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे जो आई सेल्स हैं लाइक कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स, वो फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं देख पा रहा हूं। मेरे जो स्टमक के सेल्स, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से मैं डाइजेस्ट कर पा रहा हूं। मेरे लेग के जो मसल्स है वो वर्क कर रहे हैं, मसल सेल्स वर्क कर रहे हैं, इसीलिए मैं वर्क कर पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं इधर उधर घूम पा रहा हूं। और अगर आप एग्जाम्पल लें जस्ट लाइक अमीबा, तो अमीबा क्या होता है, इसका एक इररेगुलर शेप होता है, इसका एक इररेगुलर शेप होता है। तो ये एक सेल का बना हुआ है, तो ये जो सेल है जिसका ये बना हुआ है, यही फंक्शन कर रहा है, तभी तो अमीबा मूव कर रहा है। अमीबा का मूवमेंट क्यों है? उसके सेल की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, मतलब सेल फंक्शन करेगा तो वो बॉडी या वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगी। So that's why in combination we say cell is the structural and functional unit of life. कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। अभी जनरली एक्सपेरिमेंट्स स्कूल्स में और में कराए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, अनियन सेल्स है। ये देखो, दीज आर द अनियन सेल्स। यानी जो हम अनियन लेते हैं, तो उसका जो फ्लैशी पार्ट होता है, उसके ऊपर एक एपिडर्मल पील होती है, एक पील होती है, बहुत ही बारीक सी एक लेयर होती है।
तो उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका? अनियन सेल्स का। अब देखो कैसे प्लांट सेल्स मिलके पूरा एक लेयर ऑफ एपिडर्मल पील बना रहे हैं। तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्या दिख रहा है कि वो जो पील है वो सेल्स की बनी हुई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, से दिस और देखो आपको रियल स्लाइड से ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। ये प्लांट सेल्स, ये प्लांट का टिश्यू सिस्टम है बकाई। ठीक है, ये एक आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पैरामीशियम दिखाई दे रहा है, ऐसे पैरामीशियम या ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। देख रहा है? ये अनियन दिस वन ये एक अनियन रूट जो होता है, अनियन का जो रूट होता है उसका टिप होता है, उसके सेल्स है। ठीक है, यहां पे देखो इन्होंने सेल्स दिखा हुआ है। तो यहां पे क्या, ये चीक सेल्स है, ये ह्यूमन चीक सेल्स है। यानी जो चीक, अगर आप चीक या सो वेरी गुड। तो ये जो यहां पे अनियन चीक सेल है, सॉरी ये चीक सेल जो नॉट अनियन, दैट इज ह्यूमन चीक सेल। मींस हम स्क्रैप करते हैं और इसको देखते हैं तो देखो इस टाइप का दिखता है। तो हमारा जो चीक है इन सेल्स का बना हुआ है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हम इसको बीट करते हैं ताकि सेल्स अलग हो जाए, हम आसानी से देख सके। ये सेल्स बाकायदा कंबाइन होते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं चीक को। तो देखो ये भी कैसे, ये एनिमल सेल्स के बने हुए। देखो दीज आर द सेल्स। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से हमें यह समझ में आया कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कमिंग टू द हिस्ट्री, ठीक है, सेल्स के बारे में बहुत डिटेल्स अवेलेबल, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेंशंस हुए जो इस स्टडी में उन्होंने बहुत मदद किया। एंड वन सच टूल इज व्हाट? माइक्रोस्कोप। इसलिए जब भी बायोलॉजी में आप जाते हो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को पढ़ाया जाए। माइक्रोस्कोप जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाए, और यही टूल था। हालांकि माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं, ये नहीं कि आज जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं वो भी उसी जमाने में था, नहीं। ये जो टूल है, इस टूल ने ही मदद की और हम सेल्स को देख पाए। और आज के डेट में हमारे पास एक एडवांस माइक्रोस्कोप मौजूद है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप्स क्या करते हैं? ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और फिर हम क्या देखते हैं? इमेज देखते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं और उस इमेज को हम एक मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, ये कौन सा माइक्रोस्कोप हो गया? लाइट माइक्रोस्कोप। आज की डेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लाख गुना जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और यहां पे लाइट को नहीं यूज करते, यहां पे इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते, इलेक्ट्रॉन बीम्स। और फिर इमेज जो बनती है वो स्क्रीन पे बनती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। क्या बोलते हैं? माइक्रोग्राफ। और कौन सा माइक्रो? दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम। देखो अब यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको इमेजेस दिख रहे हैं। सी दिस, कुछ रोडिफर्स के, कुछ ऑर्गेनिज्म के। ये क्या है? ये आई थिंक हाउस फ्लाई है, उसका हेड है। ठीक है, सी दिस, कितना डिटेल्ड व्यू आपको, वायरसेस, मैक्रोफेजेस, ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स, देखो कितना डिटेल्ड, आरबीसीज। ओके, कितना डिटेल्ड व्यू आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सी दिस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माई स्क्रीन इज ब्लरी।
एक बार रीज्वाइन कीजिए। ओके, वो पता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो फास्ट होती है ना, तो कभी कभी बीच में स्लो हो जाती है तो ब्लर कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सब इंटरनेट पे बेस्ड है। स्पीड डाउन होगी जरा सी भी तो क्वालिटी पे फर्क आ जाएगा फौरन, सब ऑटोमेटेड होता है। नहीं तो अगर क्वालिटी डाउन नहीं करेगा तो फिर आपकी तरफ, क्योंकि अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो फिर मैं ज्यादा हैंग करूंगा, मतलब मैं यहां पे हाथ चलाऊंगा, हो सकता है 4 सेकंड के बाद आपको आवाज सुनाई दे। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटेड है पूरा। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है अगर आप देखो, अब आप देखो कितना बड़ा माइक्रोस्कोप है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप जो आप अपनी लैब में देखते हो उससे कहीं ज्यादा। ये देखो अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये स्क्रीन है जहां पे इमेज हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोप है अभी हम बात करेंगे आगे, इसका जो इन्वेंशन किया था। अब देखो अलग अलग आपको डिटेल्स मिलेगी इन्वेंशन के बारे में, लेकिन मेन जो डेटा आता है वो ये आता है ज़ेकेरियस जेंसन ने, या एग्जैक्टली ज़ेकेरियस जेंसन ने, ही वॉज एन ऑप्टिशियन, और उसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। माइक्रोस्कोप मतलब वो नहीं जो आज की डेट में है, मतलब माइक्रोस्कोप मींस सिंपली, माइक्रोस्कोप है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज को कंबाइन करो, इमेज को इनलार्ज करो, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। तो ज़ेकेरियस जेंसन ने किया इसका इन्वेंशन। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े और साइंस एडवांस की, ठीक है, तो और साइंटिस्ट ने, ले लीजिए अब क्लास ले लें फिर, ठीक है, हाँ ले लीजिए, ले लीजिए अब क्लास ले रहे हैं आप, डोर डोर क्लोज कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, हुक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी स्टडी के लिए क्या किया, अपनी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप को क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंज किया, कुछ एडवांसमेंट्स किए, और फिर उसके बाद जो है मींस सेल को देखा। इसी तरह आता है ल्यूवेनहिक माइक्रोस्कोप। तो इसलिए बहुत सारे बुक्स में मिलता है कि द माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एवी ल्यूवेनहिक। तो अगर ल्यूवेनहिक माइक्रोस्कोप को अगर आप देखेंगे तो वो भी उसका एक यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड है। देख रहे हैं, दिस इज ल्यूवेनहिक माइक्रोस्कोप। ये कौन थे अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे वही चीज है कि देखो कितना यूनिक माइक्रोस्कोप है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये उसने डिजाइन किया था, और सबसे पहले जो एनिमल सेल्स थे उसने उसने उसी ने देखा था, जिनको उसने एनिमल क्यूल्स बोला था। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोप है, तो वक्त के साथ साथ एडवांसमेंट आ, लेकिन इन्वेंशन किसने किया, ज़ेकेरियस जेंसन ने। और साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किए, एडवांसमेंट्स किए, अपनी तरह का एक यूनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। इसलिए बहुत सारे बुक्स में मिलता है कि माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय दैट इज एवी ल्यूवेनहिक, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक। मींस कभी कभी किसी बुक में यह भी लिखा होता है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो अब ये माइक्रोस्कोप काम करता है और इस टूल की मदद से हम देख पाते हैं किसको, सेल को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940s में नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का, इन्होंने इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टेम और सेम। मींस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जनरली हम
3D फिगर्स देखते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेक्शंस देखते हैं। ओके, आज की डेट में तो हमारे पास स्टेम भी है, दैट इज स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप आज के रंग मींस दो माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजीज को मिला के एक नया माइक्रोस्कोप रेडी हो जाता है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप मींस बहुत तरह के। सो दिस इज स्टेम जिसकी मदद से सेल्स आप सॉरी एटम्स आप देख सकते, नॉट कंप्लीट बट यू कैन सी द अलाइनमेंट ऑफ द एटम्स विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये जो माइक्रोस्कोप टूल है इसकी मदद से सेल को देख पाए साइंटिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जुवेरी आगे कहां पे थी? बहुत लेट ज्वाइन हो रहा है, क्यों भाई? जुवेरिया, कोई जेन्युइन रीजन है या फिर वैसे ही नाइन्थ की तरह हो रहा है? भूल गई थी क्लास, कोई भूलेगा? चलो, दो चीजें मैं बता दूं क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। कल जो क्लास होगी, कल कल शाम में फंक्शन है हमारे पास, तो कल जो क्लास होगी वो होगी कितने बजे? इंडिया के 5 बजे। ठीक है, इंडिया के 5 बजे कल, ओनली फॉर टुमारो। ये बात समझ में आ गई? एंड अब रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि नमाज का वक्त हो जाता है जब क्लास लेते हैं 7:10 पे, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस किया था, तो हम क्लास अब इंडिया के 7 बजे शुरू कर देंगे। बीच में जो नमाज का वक्त आएगा, क्योंकि मगरिब का नमाज का वक्त वेरी करता है, तो इसलिए हम एक फिक्स टाइम नहीं रख सकते उसके लिए। तो 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे। बीच में टाइम जैसे ही यहाँ इंडिया में होगा तो मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके नमाज पढ़ लूंगा। ठीक है, तो ये 7 बजे जो है अब रेगुलर क्लास स्टार्ट रहेगी, 7:10 नहीं, 7 बजे। ये एक अपडेट है। और सैटरडे में भी टाइम क्या रहेगा? 5 PM। नहीं, हाँ 5 PM ही तो है। हाँ, 5 PM to 6 PM एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसमें? 1665। ही डिस्कवर्ड सेल। और ये जो सेल उसने डिस्कवर किया था ये डेड सेल थे, मतलब डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसने जब ऑब्जर्व किया, उसने क्या लिया? जो ओक ट्री था, दैट इज नोन एज क्वेरकस सुबेर, दैट इज अ साइंटिफिक नेम। उस ओक ट्री का जो बाग था उसको स्लाइस किया, वेरी थिन सेक्शन, क्योंकि देखो लाइट जो आप देखना चाह रहे हो माइक्रोस्कोप में उसको थिन होना पड़ेगा। हम लाइट माइक्रोस्कोप की अभी बात कर रहे हैं, उसको बहुत ही थिन होना पड़ेगा क्योंकि लाइट जब क्रॉस करेगी तभी तो इमेज बनेगी। अगर आप थिक सेक्शंस ले लोगे, लाइट क्रॉस ही नहीं करेगी, सब कुछ डार्क दिखाई देगा। तो अगर आपको सेल्स देखने हैं, तो हो आ जाओ भाई।
बहरहाल अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर हमें सेल्स देखने, जैसे कि अभी हमने अनियल पील देखा, ह्यूमन चीक सेल देखा, बहुत सारे सेल्स देखे, तो आपका जो स्पेसिमेन होना चाहिए बहुत थिन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, ताकि लाइट क्रॉस कर सके उससे, वरना इमेज नहीं बनेगी, सब डार्क दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो उसने क्या किया, उसने थिन सेक्शंस लिए और जब उसने ऑब्जर्व किया अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, तो उसने क्या देखा, उसको इस टाइप के हेक्सागोनल यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। हेक्सागोनल शेप मींस हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फिर इसने क्या बोला, सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। क्या मतलब होता है लिटिल रूम, इसका मतलब होता है। ठीक है, और वहां से फिर टर्म निकल के आया क्या, दैट इज सेल। ओके, तो ये हिस्ट्री रही किसकी, दैट इज रॉबर्ट हुक की, मतलब सेल सबसे पहले डिस्कवर किया। और फिर जब ये काम उसने किया तो अपने इस वर्क को उसने पब्लिश किया। इट वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये जर्नल का नाम था जिसमें उसका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था। एनी डाउट? हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट वन, दैट इज A.V. ल्यूवेनहीक। 1674 इसने अपना एक यूनिक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। माइक्रोस्कोप का तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपना एक यूनिक माइक्रोस्कोप जो है उसने इन्वेंट किया। और फिर सेल्स को ऑब्जर्व किया, और उसने सबसे पहले ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल्स थे। ओके, सो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड living cells. They first time observed living cells and he called them animalcules. He called them what? Animalcules. उसने उनको क्या बुलाया, animalcules बनाए। ठीक है, तो यही साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम जो है फ्री लिविंग सेल्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया। ओके ओके, सो ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व व्हाट, द लिविंग सेल्स। ओके, फिर आगे साइंटिस्ट की बात करते हैं, मींस क्या क्या हिस्ट्री रही सेल्स की, इसके ऊपर हमारी बात चल रही है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन in 1831 what he did, he discovered nucleus। ठीक है, he discovered what, nucleus। ओके, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर साइंटिस्ट है डुजार्डिन। ओके, और in 1835 he what means, जो सेल होता है, जाहिर सी बात उसके पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, तो वो जो सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल है उसको डिस्कवर किया, और उसको क्या बोला, सारकोड। मींस ही डिस्कवर्ड व्हाट, सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल, semi-fluid living material, and he called it sarcode. He called it what, sarcode। ओके, उसके बाद पुरकिंजे साइंटिस्ट था, मींस अबाउट 1839। उसने भी ही ऑब्जर्व्ड, जैसे डुजार्डिन ने सारकोड को किया था, ही ऑब्जर्व सिमिलर मटेरियल
इन प्लांट्स। ओके, प्लांट सेल्स में उसने ऑब्जर्व किया। इसने किसमें किया था? प्रोटोजोअन में, एनिमल सेल्स। ओके, इसने प्लांट सेल्स में, और उसने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, यानी पुरकिंजे ने टर्म दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मींस द ऑल लिविंग कंटेंट, मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये देखो, ये जो सेमी फ्लूइड कंटेंट है यही तो लिविंग मटेरियल है। हालांकि सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग होता है, न्यूक्लियस भी लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म भी लिविंग होता है, तो यहां पे वही चीज है। लेकिन वो जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, जो लिविंग मटेरियल है, जो भरा हुआ है सेल जिससे, उसको नोटिस किया एनिमल सेल्स में डुजार्डिन ने, उसको सार्कोड बोला। फिर पुरकिंजे ने प्लांट सेल में नोटिस किया, उसको उसने प्रोटोप्लाज्म बोला। ठीक इसी वक्त दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट, मींस वन वाज जर्मन बॉटनिस्ट, उसका नाम था दैट इज एमजे श्लाइडन। In 1838, he was working on plants. और दूसरा एक साइंटिस्ट था, वो एक जोलॉजिस्ट था, जर्मन जोलॉजिस्ट, और उसका नाम क्या था? दैट इज थियोडर, दैट इज टी शोन। And they both were working on different organisms, entirely different, और एकदम एक दूसरे से दूर, एकदम एक दूसरे से अनजान, क्योंकि उस वक्त वैसे भी कोई कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, मोबाइल ये सब नहीं हुआ करता था। एकदम अलग अलग काम कर रहे थे। एक काम कर रहा था प्लांट पे, एक काम कर रहा था एनिमल पे। और जब ये काम कर रहे थे तो इनका रिजल्ट क्या निकला? मिस श्लाइडन ने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, शोन ने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, और फिर दोनों कंबाइन करके मीन्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। इसी को सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट है, मतलब यहां से शुरुआत हुई। तो इन्होंने क्या किया? दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। क्या पॉइंट था? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, और यही पॉइंट है जो हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मींस कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल का बना होता है। तो यहीं से ये बात आई है, इन दोनों की रिसर्च ने ये प्रूव किया, तभी हम आज कह पाते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मींस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद 1855 में एक साइंटिस्ट है, दैट इज रुडोल्फ वर्चाउ अवर्को, और इसने क्या किया? इसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी। हु प्रपोज्ड? श्लेडन एंड शॉन। हु मॉडिफाइड? रुडोल्फ वर्चाउ। सो ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। क्या ऐड किया सेल थ्योरी में? दैट इज ओमनिस सेलुलई सेलुलर। क्या मतलब? एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स आते हैं वो पिछले एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। कोई डीनोवो सिंथेसिस नहीं होती कि भाई प्रोटीन ले आओ, कार्बोहाइड्रेट ले आओ, पानी ले आओ, सॉल्ट्स ले आओ, भाई यहां पे घोल के तैयार कर दो, सेल तैयार हो गया। कोई डीनोवो सिंथेसिस नहीं हो रहा है। अगर एक सेल आ रहा है तो वो एक सेल से ही डिवाइड होके आ रहा है। सो एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दूसरा पॉइंट उसमें उसने ऐड किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने ये ऐड किया। तो ये दोनों पॉइंट मिलके क्या बने? ये बने क्या? सेल थ्योरी। दैट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो कॉल किया? ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ?
यस, ज्वेरिया कार्ब। ठीक है, तो ये तो सेल थ्योरी है। अब अगर हम मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें, मॉडर्न सेल थ्योरी, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहले, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये और ऐड किया गया उसमें, मींस ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये नहीं कि सिर्फ सेल ही सेल है, सेल के प्रोडक्ट्स भी हैं। तो सेल और उसके प्रोडक्ट, लाइक द फाइबर्स एंड ऑल द फ्लूइड्स, तो ये सब जो प्रोडक्ट है, ये सब मिला के ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन, ये बात होगी, ऑल सेल्स आर अलाइक इन कॉम्पोजिशन। All cells are alike in composition, structure, and metabolic activities. Metabolic activities means जो भी केमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चल रहे हैं, एक लिविंग सेल में चल रहे हैं, ना कि हमारी बॉडी में एक लिविंग सेल में चल रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी या तो हमारे बॉडी में रिएक्शन चल रहा होगा, एक लिविंग सेल में रिएक्शन चल रहा होगा जिसमें ब्रेकडाउन चल रहा होगा, या कोई चीज टूट रही होगी या कोई चीज बन रही होगी। यही दो चीजें होती हैं। जैसे हम ग्लूकोज ब्रेक करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बना रहा है। तो या तो बिल्डिंग अप हो रहा है, यानी कोई चीज बन रही है लिविंग सेल में, या कोई चीज टूट रही है। तो ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो ये जो कॉम्पोजिशन में, अलाइक इन कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे बताऊं कि जैसे हर सेल प्रोटीन का बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, हम अभी पढ़ेंगे आगे कॉम्पोजिशन। वाटर है उसमें, तो ये कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, क्योंकि कॉम्पोजिशन वैरी करते हैं। ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली उसी कंसेंट्रेशन में मौजूद होगा हर सेल में, नहीं। स्ट्रक्चर वही चीज है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, हर सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो सब में ऐसी बनी हुई है, ऐसे ही मौजूद है, वही कॉम्पोजिशन है उसका। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अगर हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, तो प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, एक अमीबा के अंदर भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, एक बैक्टीरिया भी शुगर डिपेंडेंट है ताकि वो एनर्जी ले सके। तो ये जो चीजें हो रही है, ये हमारी मींस एक लिविंग सेल में होता, दे आर अलाइक। नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म is due to function of cell. That is the point. Okay, and the fourth one, ये point हमने discuss ही किया था, all cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cell. Okay, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सेल के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके टूल के बारे में, दैट इज माइक्रोस्कोप। बेसिक डिटेल्स को कुछ डिस्कस किया, नॉट इन डिटेल। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हिस्ट्री, तो साइंटिस्ट को कंसीडर किया। फिर उसके बाद सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम लोगों ने कवर किए। कल इंशाल्लाह इसके आगे बात होगी, अब दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लिविंग बॉडी लाइक यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देन पार्ट ऑफ सेल्स में फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? आज जो हम लोगों ने स्टडी किया,
तो आज क्विज जाएगा, आपको पता ही है ये क्विज जाएगा। और कल हम लोग मिलेंगे, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं 5 बजे इंशाल्लाह इंडिया के, और सैटरडे में भी एक्स्ट्रा क्लास है 5 बजे इंडिया के, और रेगुलर बेसिस पे अब 7 बजे हम कनेक्ट हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। ये 3 अपडेट्स थे, और संडे में टेस्ट हो गई होगा, ये आपको पता है। ठीक है, चलो फिर अब कल मिलते हैं 5 बजे, और फिर आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। क्विज जाएगा, उसको प्ले जरूर कीजिएगा। ओके देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।